कहानी का ये 15वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। अभिमन्यु एक 2 मंजिला घर के आगे खड़ा हो गया, जो कि किसी मिडिल क्लास फैमिली का लग रहा था। डोरबेल बजाने के बाद अभिमन्यु ने परिणीता का हाथ कसकर पकड़ लिया और आंखों में खामोशी की जगह दर्द ने ले ली थी। एक 60 साल की महिला ने दरवाजा खोला। अभिमन्यु को देखते ही वो अदब से पीछे हट गई। आप? अभिमन्यु बोला। हाँ, आइए। फिर वो परिणीता की ओर देखने लगी। अभिमन्यु बोला, ये मेरे साथ हैं। वो महिला बोली, जी। और वो आगे आगे चल दी। अंदर एक साफ सुथरे हॉल नुमा कमरे में पूरे फर्श पर 2 इंच मोटा गद्दा बिछा था। एक तरफ प्यारा सा पिंक कलर का बेबी बेड था और दूसरी ओर तमाम सारे सॉफ्ट टॉयज रखे थे। अभिमन्यु ने घूमकर उसकी ओर देखा। वो अभी उसने पोटी की थी तो ओके ओके ठीक है, हम बाहर ही बैठते हैं। अभिमन्यु बाहर कमरे में पड़े साधारण से सोफे पर बैठ गया। 10 मिनट बाद ही एक 20 साल की लड़की, 1 साल 1.5 साल की गोल मटोल सुंदर गोरी सी बच्ची जिसने सुंदर सी फ्रॉक पहनी थी और मुंह में अपने अंगूठे को दिए थी, गोद मिली कमरे में दाखिल हुई। अभिमन्यु उसे देखते ही खड़ा हो गया। अभिमन्यु को देखते ही वो बच्ची अभिमन्यु की ओर लपकने लगी और वो अपनी भाषा में कुछ बापा माँ शब्द बोल रही थी। अभिमन्यु ने बाहें फैलाकर उसे अपने सीने से लगा लिया और आंखों से बहते आंसू छिपाने की कोशिश करने लगा। परिणीता कभी अभिमन्यु को तो कभी बच्ची को तो कभी उस लड़की को देख रही थी। अचानक अभिमन्यु की निगाह परिणीता पर पड़ी, जो उसे ही देख रही थी। अभिमन्यु ने जेब से एक छोटा सा बैलून निकाला और उसे थोड़ा सा फुलाकर उसे दे दिया। गुब्बारा देखकर वो हंसने लगी। इतनी प्यारी हंसी कि ना चाहते हुए परिणीता मुस्कुराने लगी। अभिमन्यु ने बच्ची वापस उस लड़की को दे दी। शायद परी को भूख लगी थी, वो भी उसके पास चली गई। लड़की परी को लेकर अंदर चली गई और वो पहले वाली महिला 2 कप में चाय लेकर आ गई। अभिमन्यु ने पूछा, सब ठीक है? जी सर, उसने जवाब दिया। अभिमन्यु ने जेब से 40-50 हजार रुपए की गड्डी निकाली और गंभीरता से कहा, इसकी देखभाल अच्छे से करिएगा, मैं फिर आऊंगा। और परिणीता का हाथ पकड़कर बाहर आ गया। इस बीच ना तो परिणीता ने अभिमन्यु से कुछ पूछा था और ना ही अभिमन्यु ने परिणीता को कुछ बताया था। कार में बैठकर अभिमन्यु ने आंखें बंद कर ली और आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। कुछ पूछोगी नहीं? अभिमन्यु ने आंखें बंद करे करे ही परिणीता का हाथ पकड़ लिया। पूछना तो बहुत कुछ है, पर शायद अभी आप ठीक नहीं हैं। अभिमन्यु ने जवाब दिया, नहीं, मैं ठीक हूं और तुम नहीं भी पूछोगी तो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि तुम्हें अंधेरे में रखकर मैं तुम्हारा प्यार, तुम्हारा भरोसा खोना नहीं चाहता। दादू हमारी शादी की बात करने संडे को कानपुर जा रहे हैं तुम्हें लेकर, लेकिन वो जाए उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। फिर अभिमन्यु ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे अपनाने से पहले तुम्हें ये बच्ची अपनानी होगी, माँ बनकर ना सही पर मासी बनकर। पर आखिर ये है कौन? परिणीता ने हैरानी से कहा। और आप इसके क्या लगते हैं? कहीं आपकी एक्स गर्लफ्रेंड की? परिणीता! अभिमन्यु बड़ी तेज चिल्ला पड़ा और अपने हाथ डैशबोर्ड पर पूरी ताकत से दे मारा। डैशबोर्ड टूट गया और अभिमन्यु का हाथ जख्मी हो गया और खून निकलने लगा। परिणीता बुरी तरह घबरा गई। जल्दी से उसने गले में पड़ा स्कार्फ निकाला और उसका हाथ पकड़कर उस पर बांधने लगी। अभिमन्यु ने परिणीता का हाथ झटक दिया। परिणीता बोली, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। वो बुरी तरह से रोने लगी। तब अभिमन्यु को अपनी गलती का एहसास हुआ। सच में कोई भी लड़की ऐसे सिचुएशन में यही समझेगी। अभिमन्यु ने परिणीता को खींचकर अपने से सटा लिया और उसके बालों को चूम लिया। सॉरी, प्लीज रोना बंद करो। परिणीता की हिचकियां बंदी नहीं हो रही थी। परिणीता ने हिचकी लेते हुए कहा, आखिर अब तो बताओ कौन है ये? अभिमन्यु ने आंखें बंद कर ली और रूंधे गले से कहा, निमिषा की बेटी है। अभिमन्यु ने अपनी बात झटके से कह तो दी, पर परिणीता क्या प्रतिक्रिया देगी? उसने परिणीता को देखा। परिणीता खामोश थी, उसके मन में हलचल मची थी। परिणीता ने अपने हाथों को अभिमन्यु से अलग कर लिया और खिड़की के बाहर देखने लगी। अभिमन्यु का मन उदास था। उसने कार आगे बढ़ा दी। 1 घंटे बाद कार एयरपोर्ट के रास्ते में उसी ढाबे पर रुक गई। इस वक्त भी वहां सन्नाटा ही था। चारों तरफ पेड़, घास और पीछे कहने को एक छोटा सा तालाब।
अभिमन्यु ने चाय वाले को 2 कप चाय लाने का इशारा किया और कार का दरवाजा खोलकर परिणीता को बाहर निकलने का इशारा किया, पर परिणीता अभी भी अपने विचारों से उबर नहीं पाई थी। शादी की बात चल रही है और अभिमन्यु उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने की बात कर रहे हैं और अभी तक उससे कुछ शेयर भी नहीं किया था। क्या अभिमन्यु को उस पर या उसके प्यार पर भरोसा नहीं? और जहां पर भरोसा नहीं वहां फिर प्यार या किसी भी रिश्ते का कोई मतलब नहीं। परिणीता अपने चेहरे को अपनी हथेलियों में छिपाकर रो पड़ी। अभिमन्यु समझ पा रहा था परिणीता की हालत। उसने परिणीता का हाथ पकड़ा और बड़े ही दर्द भरी आवाज में पुकारा, परिणीता प्लीज बाहर आओ। परिणीता ने चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा आंसुओं से डूबा था। अभिमन्यु ने जबरन उसे कार से उतारा और तालाब के पास पड़ी बेंच पर ले जाकर बिठा दिया। खुद दुकान पर पानी और चाय लेने चला गया। लौट कर आया तो परिणीता के आंसू सूख चुके थे और वो शून्य में ताक रही थी। अभिमन्यु ने उसकी ओर पानी बढ़ाया। जान, मुंह धो लो। परिणीता ने पानी पकड़ लिया और चेहरे पर छींटे मारने लगी। इतना रोने के बाद अब हल्का महसूस हो रहा था। चाय का घूंट भरते हुए परिणीता की दर्द से भरी आवाज निकली, क्या निमिषा को पता है? नहीं, अभिमन्यु ने दांत भींच लिए, और कभी पता होगा भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन जिंदगी भर इस बच्चे को देखकर उस भयंकर डिप्रेशन से जूझती रहे, और ना ही चाहता हूं कि कभी भी इस बच्चे को इसकी पैदाइश के बारे में पता चले, वरना ये भी कभी खुश नहीं रह पाएगी। पर ये हुआ कैसे और इतनी बड़ी बात छुपी कैसे रह पाई या रह पाएगी? अभिमन्यु चुप हो गया। आप मुझे अभी भी इस लायक नहीं समझते कि कुछ शेयर कर पाए? आपको मुझ पर मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है, तभी आपने मुझे ना पहले निमिषा के बारे में बताया और ना ही बाद में इस बच्चे के बारे में। अभिमन्यु ने साइड से परिणीता को कंधे से पकड़कर बिल्कुल अपने साथ सटा लिया। ऐसा नहीं है जान, भरोसा ना होता तो आज मैं तुम्हें यहाँ लाता ही ना। और रही निमिषा की बात, तो तुम्हारी एंगेजमेंट वाली शूटिंग के बाद सब कुछ बताने वाला था। मैं चाहता था कि तुम पहले फ्रेश माइंड से अपनी शूटिंग कंप्लीट कर लो, पर उसके पहले ही ये सब हो गया। तुम्हारे साथ में एक भरोसे और प्यार भरी जिंदगी जीना चाहता हूँ और इसके लिए मैं तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहा। लेकिन हाँ, ये बच्ची हमेशा मेरी जिम्मेदारी रहेगी। तुम स्वतंत्र हो निर्णय लेने के लिए। तुम मुझे इस बच्चे के साथ स्वीकार करोगी या नहीं? परिणीता ने पूछा। और किसे पता है बच्चे के बारे में? अभिमन्यु ने जवाब दिया, केवल दादी, विहान और इस नर्स को जिससे तुम मिलकर आई हो। परिणीता ने हैरानी से पूछा, पर ऐसे कैसे? अभिमन्यु ने परिणीता के हाथ पकड़कर अपनी गोद में रख लिए। बताऊंगा, सब बताऊंगा। निमिषा जब 3 महीने कोमा में रही तब डॉक्टर तक न जान पाए थे कि वो प्रेग्नेंट है। घर आने पर भी हमें पता नहीं था। निमिषा को रोज दौरे पड़ते थे। यही नर्स, दादी और मैं निमिषा के पास ही रहते, क्योंकि दौरे के दौरान उसे सिर्फ मैं काबू में कर पाता था और तब ये उसे इंजेक्शन दे पाती थी। निमिषा को अस्पताल से आए 3 महीने हो गए थे। दवाइयों की वजह से वो ओवरऑल मोटी हो रही थी, इसलिए उसका पेट मालूम नहीं पड़ता था। एक दिन ऐसे ही निमिषा को भयानक दौरा आया और वो हाथ पांव पटकने लगी, सामान इधर उधर फेंकने लगी और अपने आप को तकलीफ देने लगी। मैं उसे पकड़ता और वो जोर से मुझे धक्का देकर अलग हो जाती। अभिमन्यु ने ठंडी सांस ली और चुप हो गया, जैसे उस अनचाही भयानक घटना को दोबारा कहकर खुद को तकलीफ देना नहीं चाहता था। पर जब परिणीता को अपनी ओर देखते पाया तो रूंधे गले से आगे बोला, जब ये सब होता था तो रूम में केवल मैं, दादी और नर्स ही रहती थी, क्योंकि निमिषा अपने कपड़े भी फाड़ देती थी और मैं अभागा भाई। अभिमन्यु ने हिचकियां लेते हुए अपने हाथों से अपने चेहरे को ढांप लिया। उसे इस हालत में देखता था परिणीता उसके दर्द में इस कदर डूब गई जैसे उसके साथ ही ये सब घटित हो रहा हो। उसने घसीट कर अभिमन्यु को अपनी गोद में गिरा लिया और उसके चेहरे को अपने सीने और पेट में छुपा लिया। उसके सिर के ऊपर अपना सिर रख लिया। अभिमन्यु ने उसके पेट में अपने चेहरे को और घुसा लिया और जार जार रोने लगा। परिणीता उसके बालों को सहलाने लगी और बार बार चूमने लगी। उसकी भी आंखें बरस रही थी। चुप हो जाओ अभिमन्यु, प्लीज, मुझे कुछ नहीं जानना। प्लीज तुम शांत हो जाओ। आज भी उसका दिल वो सब याद करके 1000 टुकड़ों में कट गया था और हर टुकड़े से खून बह रहा था।
उसके दिल में ये सब बताते हुए बहुत दर्द हो रहा था। कुछ देर रोने के बाद अचानक ही अभिमन्यु ने रोना बंद कर दिया और उठकर बैठ गया और बोला, नहीं परिणीता, अभी हिम्मत नहीं जुटा पाया तो फिर मैं कभी हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगा। परिणीता ने पानी की बोतल उसकी ओर बढ़ा दी और खुद चाय लेने आ गई। मुंह धोकर और ग्रामी स्ट्रॉन्ग चाय का घूंट पीते अभिमन्यु थोड़ा रिलैक्स हुआ। परिणीता ने उसकी ओर देखा तो अभिमन्यु ने पलकें झपकाकर आश्वासन दिया कि वो ठीक है। उसने आसमान की ओर देखकर ठंडी सांस भरी, जैसे ऊपर बैठे ईश्वर से हिम्मत मांग रहा हो। फिर वो आगे बोला, उसी पकड़ने छूटने के दौरान निमिषा एकदम से जोर से चीखी और जमीन पर गिर गई। गिरते ही उसकी दोनों टांगों के बीच से खून निकलने लगा। फिर अचानक निमिषा और चीखी और बहते खून पानी के साथ एक मांस का लोथड़ा उसके पैरों के बीच में आ गया। मैं ये सब देखकर बुरी तरह घबरा गया और डॉक्टर को फोन मिलाने के लिए जेब में हाथ डालने लगा, पर दादी और वो नर्स तुरंत समझ गई। दादी ने मेरे हाथों से फोन छीन लिया और इशारे से कहा नहीं। फिर दादी ने मुझे मुंह घुमाने को कहा, पर बाहर जाने को नहीं। निमिषा अचेत हो गई थी। कमरे में मेडिकल का पूरा सामान था। नर्स भी बेहद प्रशिक्षित थी। उन्होंने तुरंत जो भी किया जाता होगा किया। मैं मुंह घुमाए बैठा था। 20 मिनट बाद दादी ने मुझे देखने को कहा। तब तक निमिषा को साफ करके कपड़े पहना दिए गए थे। दादी ने मुझे उसे बेड पर लिटाने को कहा। नर्स ने निमिषा को नींद के इंजेक्शन के साथ ही ताकत की दवाइयां भी ड्रिप में डालकर चढ़ानी शुरू कर दी थी। दादी की गोद में टॉवल में लिपटी वो बेहद कमजोर शिशु कन्या थी, 7 महीने की और शायद मरी हुई भी। नर्स और दादी ने मुझे रात के अंधेरे में किसी तालाब में उसे डाल दूं, ऐसा बोला। रात 1 बजे मैं अपनी समझ में मरी हुई उस बच्ची को लेकर घर से निकला। मुझे रात बेरात निकलने की आदत थी, इसलिए गार्ड को कोई शक नहीं हुआ, पर अकेले हिम्मत नहीं हो रही थी, इसीलिए मैंने विहान को मैसेज कर दिया। आधे घंटे बाद ही विहान आ गया। मेरा पीला पड़ा चेहरा और गोद में उस बच्ची को देखकर विहान ने कुछ नहीं पूछा और मेरे गले लग गया। घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक तालाब या छोटी सी झील कह लो थी। हम वहीं गए। वहां अपेक्षाकृत थोड़ा सुनसान भी रहता है। मैंने कार से टॉवल में लिपटी उस बच्ची को निकाला और धीरे धीरे तालाब के पानी की ओर बढ़ने लगा। विहान मेरे साथ ही था। पानी आधे पैरों तक आने के बाद मैंने उसे पानी में टॉवल समेत डालने की कोशिश की, पर उस पानी से टॉवल भीगते ही वो बच्ची एकदम धीमी आवाज में रोई। मेरा कलेजा हिल गया। मैं अंदर तक कांप गया। मैंने झट से भीगी टॉवल खोलकर देखा। वो आंखें खोली थी। मुश्किल से 1.5-2 किलो की वो मरियल सी बच्ची रे रे करके रो रही थी। हाँ, उसकी बड़ी सी आंखें मुझे देख रही थी। मैं अंदर तक के हिल गया, जैसे वो मुझे कह रही हो, मुझे जिंदा ही दफना दोगे, मेरी हत्या करके क्या कभी तुम खुश रह पाओगे? मैं पसीने में भीग गया। एक जिंदा इंसान को अपने हाथों से पानी में दफन करना। मैं लड़खड़ा कर पानी में गिरता उससे पहले ही विहान ने मुझे संभाल लिया। विहान ने बच्ची मेरे हाथों से ले ली और उसका भीगी टॉवल निकालकर अपने कोट में उसे लपेट लिया। मैं उल्टे पैरों लौट पड़ा। विहान को बाहर ही रुकने का बोलकर अंदर आया। तब विहान ने मेरे हाथ पकड़कर बोला था, भाई तू जो भी करेगा वो अकेले तू नहीं, हम मिलकर करेंगे। घर में हमेशा की तरह सब सो रहे थे। मैं निमिषा के कमरे में गया। दादी और नर्स दोनों जाग रही थी, शायद मेरे वापस आने का वेट कर रही थी। वापस मेरे हाथ में बच्ची देखकर दोनों ही हैरान हो गई। मैंने बच्ची नर्स की गोद में दे दी और काम कर कहा, बच्ची जिंदा है। नर्स ने जल्दी से उसे देखा। सच में उसकी बेहद धीमी धड़कन चल रही थी। नर्स ने अपने जीवनदाता के रोल में आते हुए फटाफट उसके उपचार में जुट गई। आधी रात के बाद उसकी धड़कनें सामान्य हो गई थी, पर फिर भी वो बेहद कमजोर थी और उसे जीवित रखने के लिए उपकरणों की जरूरत थी। मैंने नर्स से ही हेल्प करने की गुजारिश की। हालांकि दादी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो निमिषा के भविष्य के लिए अब कोई भी उस चीज से वास्ता रखना नहीं चाहती थी जो उस भयानक घटना से संबंधित हो। पर मेरी हिम्मत नहीं थी कि उस बच्ची को जानबूझकर मरने के लिए छोड़ दूं। नर्स ने एक चर्च का एड्रेस मुझे दिया, जो कि एक अनाथ बच्चों गरीबों के लिए अस्पताल भी चलाता था, और कहा कि कहना मुझे ये सड़क पर मिली, उसके बाद वह खुद देख लेंगे। वो नर्स हफ्ते में 2 दिन अपनी फ्री सेवा उस अस्पताल में देने चाहती थी।
मैंने वही किया। तुरंत ही बच्ची को अच्छे से टॉवल में लपेटा और वापस मुड़ गया। गार्ड ने दोबारा गेट खोलते हुए आश्चर्य से मेरी ओर देखा। मैंने इशारा किया कि निमिषा की दवाई खत्म हो गई है। मैं घर से बाहर आ गया। कुछ दूरी पर विहान मेरा वेट कर रहा था। चर्च में जाकर हमने जैसा नर्स ने बताया था वैसा ही किया और नर्स का नाम भी बताया। आनन फानन इमरजेंसी में बच्ची अस्पताल पहुंचा दी गई और उसे इंक्यूबेटर में रखकर इलाज शुरू हो गया। अभिमन्यु चुप हो गया। परिणीता जो खामोशी से वो सब सुन रही थी, जो दर्द अभिमन्यु ने झेला था, अभिमन्यु के मौन होते ही उसका चेहरा देखने लगी। अभिमन्यु ने फिर ठंडी सांस ली। 2 महीने में बच्ची पूरी स्वस्थ हो गई और उसे नॉर्मल बच्चों के साथ अनाथ बच्चों के साथ रख दिया गया। जाने उसकी बड़ी बड़ी आंखों में क्या था, मैं उससे मिलने से अपने आप को रोक नहीं पाया। बीज कहीं से भी उड़कर आया हो, पौधा तो मेरे बगीचे की धरती पर निकला था, कोक तो मेरी बहन की ही थी। मैंने नर्स और दादी से बात की। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो बच्ची अनाथों की तरह पले। आखिर दादी राजी हुई और 4 महीने बाद उस 7 महीने की बच्ची को वहां से निकालकर इस घर में रखा गया। नर्स ने लीगली उस बच्ची को गोद ले लिया और हमने निमिषा की देखभाल के लिए निशा को रख लिया और उन्हें उस बच्ची की देखभाल के लिए यहाँ पर, ये घर इन्हीं का ही है, बस इतना ही। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि पिया हमारे बीच रहे, उसे परिवार मिले। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम मुझे उस बच्ची के साथ अपनाओगी या नहीं। परिणीता खामोश थी। चलो बहुत देर हो गई है, घर चलते हैं। अभिमन्यु ने उठते हुए परिणीता की तरफ हाथ बढ़ाया। परिणीता अभिमन्यु का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। लौटते समय कार में खामोशी छाई थी। परिणीता को उसके अपार्टमेंट में उतारकर अभिमन्यु भी घर चला गया। आज उसका दिल हल्का हो गया था। अंजाम चाहे जो हो, पर वो परिणीता को धोखे में रखकर कोई भी रिश्ता बढ़ाना नहीं चाहता था। अभिमन्यु को अकेला आया देखकर दादी चौंक पड़ी। तुम अकेले आए? निमिषा कहाँ है? हाँ दादी, थोड़ा सिर दर्द हो रहा था तो मैं आराम करना चाह रहा हूँ, निमिषा को बिहान छोड़ देगा। अभिमन्यु ने ऊपर सीढ़ियों को चढ़ते हुए कहा। कमरे में आकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और फ्रिज से बियर निकालकर अपने लिए पैक बनाने लगा। आज फिर से सब कुछ याद करके उसका दिल बहुत भारी हो रहा था। वो अपना दर्द भूलना चाहता था, इसलिए उसने 2-3 पैक जल्दी जल्दी पिया और आंखें बंद करके लेट गया। इन सब में वो भूल ही गया कि विहान आज बाइक से आया है। अभिमन्यु के ऑफिस में ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद सब नीचे उतरने लगे। निमिषा और मिताली एक साथ उतरकर आई थी। निमिषा को पता नहीं था कि अभिमन्यु परिणीता को लेकर चला गया है। उसने इधर उधर देखा। मिताली को तो पास में ही जाना था। वो निमिषा की ओर देखकर मुस्कुरा दी और बोली, ढूंढना बेकार है डियर, लव बर्ड्स लंच में ही निकल गए थे। निमिषा चौंक कर बोली, हैं? अच्छा, भाई ने बताया भी नहीं। सही है, होने वाली बीवी के आगे हमारी क्या हैसियत। तभी विहान बाइक की चाबी घुमाते हुए आया। पीछे से वंश और तरुण भी उतरे। निमिषा ने मासूम सा मुंह बनाया और बोली, देखा भाई लोगों, बहन को छोड़कर बीवी को लेकर फुर हो गए। फिर वो विहान की ओर मुंह करके बोली, अब मैं कैसे जाऊं, क्योंकि वंश और तरुण का घर बिल्कुल अपोजिट साइड था और काफी दूर भी था। निमिषा विहान से बोली, भाई आप ही छोड़ दो। विहान के चाबी घुमाते हाथ एकदम से रुक गए। मैं तो बाइक से आया हूँ। फिर वो मिताली की ओर देखकर बोला, और बाइक से तुम इतनी दूर कैसे जाओगी? मिताली मुंह घुमाकर हंसती। निमिषा बुरा सा मुंह बनाकर बोली, रहने दो भाई, जानती हूँ आज बाइक आप किसी और को घुमाने के लिए लाए हैं। अब मैं क्या करूं? वंश और तरुण एक साथ ही बोल पड़े, हम चलते हैं, आओ निमिषा। तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, आप में से कोई भी परेशान ना हो, मीशु को मैं छोड़ दूंगा। सबकी निगाहें उस ओर उठ गई। सामने से आदित्य आ रहा था। तुम? निमिषा बोली, तुम्हें तो परसों आना था। आदित्य ने जवाब दिया, हाँ परसों से ज्वाइनिंग है, आज सामान दोपहर में ही शिफ्ट होना था तो इसलिए आज ही चला आया। घर पर दादी से बात हुई तो पता चला आज आप लोगों का ऑफिस में पहला दिन है, तो मैंने सोचा आप सबको यहीं मिल लूं। एनीवे बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। उसने बुके आगे बढ़ा दिया और बोला, परिणीता जी नहीं दिखाई दे रही। वही तो मसला है, निमिषा बोली। वो भाई साहब उनको लंच में ही लेकर निकल लिए। फिर उसने विहान की ओर देखा, और ये भाई साहब पहले ही प्लान बनाकर आए हैं डेट पर जाने के लिए। अब मैं कैसे जाऊं?
मिताली ने निमिषा को चुंडी काटी। क्या बोल रही है? और विहान भी हंसी हंस दिया। हम चलते हैं ना आपके साथ? वैसे भी दादी से मिलने जाना ही था। चलो। निमिषा ने पूछा। पक्का? कहीं और तो नहीं जाना तुम्हें? आदित्य ने धीमे से कहा। तुम्हारे अलावा अब और कहाँ जाऊंगा? निमिषा ने चौंक कर पूछा। क्या? आदित्य बोला। कुछ नहीं, चलो। विहान ने ठंडी सांस ली। चलो अच्छा है। थैंक्स आदित्य, तुमने आकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। निमिषा व्यंग से बोली। हाँ हाँ, आप जाओ बाइक का सही यूज करने। और ये कहकर निमिषा ने मिताली की ओर देखकर आंख दबाई। मिताली ने आंखें दिखाई तो निमिषा हंसते हुए आदित्य के पीछे चल दी। वंश और तरुण भी विहान को गुड लक का साइन दिखाकर अपनी अपनी कारों की तरफ चल दिए। मिताली के पास कोई चारा भी नहीं था। वो मुंह बनाते विहान के पीछे चलती। हालांकि घर पैदल भी जा सकती थी, पर मन तो उसका भी था विहान के साथ बाइक राइड करने का। झूठ मूठ का एटीट्यूड दिखा रही थी। बाइक पर बैठकर विहान ने इशारा किया। बैठिए मैडम। मिताली बैठ गई, पर बड़ी ही सावधानी से, ताकि वो विहान को टच ना करे। पर विहान एक नंबर शरारती। आखिर हमारे गंगा किनारे का छोरा था। मिताली के बैठते ही एक झटके से बाइक आगे बढ़ा दी। मिताली उछलकर उसकी पीठ से जा लगी। मिताली ने विहान की पीठ पर एक घूसा जड़ दिया। जानबूझकर किया ना? विहान मुस्कुरा दिया। नहीं मैडम, मेरी इतनी मजाल। वो गलती तो बाइक की और इस पर बैठने वाले की है। अब अगर आप ठीक से कुछ पकड़ेंगी नहीं तो झटके तो लगेंगे ना। हाँ, और जैसे पकड़ने के लिए तुमने बाइक पर कड़े फिट करवाए हैं। मिताली चिढ़ गई। सच भी यही था कि बाइक में पकड़ने के लिए कुछ नहीं था। विहान बोला। मैडम मुझे पकड़ लीजिए, बुरा नहीं मानूंगा, वरना आपकी मर्जी। बाइक सड़कों पर दौड़ने लगी। विहान जानबूझकर गड्ढे में बाइक कुदाता और डरकर मिताली उसकी पीठ से चिपक कर अपनी दोनों बाहों से उसे जकड़ लेती। विहान उसे शहर के बाहर ले गया, जहां खुले शांत वातावरण में एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। सूर्य अस्त होने से आसमान में हल्की लाल पीली आभा बिखरी थी। मिताली के सारे बाल उसके चेहरे पर थे। बाइक से उतरकर मिताली एक और खड़ी हो गई। विहान मुस्कुरा दिया। आओ, अंदर आओ, कॉफी पीते हैं। मुझे तो भूख भी लगी है। विहान ने हाथ बढ़ाया। तुम जानबूझकर परेशान कर रहे थे ना? मिताली गुस्से में थी। नहीं, परेशान नहीं, अपनी जाने मन को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे तुम मुझे हमेशा काटती ही हो। विहान ने प्यार से उसे देखा। मिताली उसकी आंखों में अपने लिए बेहद प्यार देखकर खुद भी तपिश महसूस करने लगी। उसने नजरें झुका ली। तो कल से एक बार भी फोन क्यों नहीं किया? विहान अपनी गुत्ती खुजलाने लगा। सच्ची बात तो ये है कि हम देर से उठे थे, 12 बजे, वो भी जब मम्मी ने चप्पल फेंकी। मिताली को हंसी आ गई। हंसते समय उसके गाल में हल्के से डिंपल पड़ रहे थे। बहुत क्यूट लग रही थी। विहान उसके चेहरे को निहारता रहा, फिर अचानक ही झुका और मिताली के डिंपल को अपने होठों से स्पर्श करा दिया। मिताली सिहर कर पीछे हट गई। ये क्या है? सॉरी, तुम्हारे डिंपल इतने प्यारे हैं कि मैं चेक कर रहा था कि असली है कि। मिताली गुस्से में बोली। ज्यादा शान पत्ती मत दिखाओ, हम सब समझते हैं। अच्छा, क्या? विहान ने शरारत से उसे देखा। मिताली बोली। कुछ नहीं, अब यहीं खड़ा होना है या कुछ खिलाने पिलाने का इरादा है? विहान उसे छेड़ते हुए बोला। हाँ हाँ चलो मेरी चुईया, तुम्हारे लिए ब्रेड ऑर्डर कर दूंगा, कुतरती रहना। मिताली उसे घूर कर बोली। हाँ तो चुईया तुम्हें भी कुतर सकती है। विहान ने हंसकर अपने गाल को आगे कर दिया। तो देर किस बात की है, जरा कुतर कर दिखाओ। मिताली ने उसकी पीठ पर एक घूसा जमाया। अंदर चलो। उधर आदित्य के साथ निमिषा कार में आकर बैठ गई। दोनों खामोश थे। आदित्य ने बोलने की शुरुआत की। बड़ा अच्छा डिसीजन है मीशू, यहाँ आकर तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है। निमिषा बोली। और ये हिम्मत तुम्हारी और भाई की दी हुई है। ये कहकर निमिषा ने सुनी आंखों से आदित्य को देखा। आदित्य बोला। नहीं, ये हिम्मत तुमने दिखाई है। मैंने और अभिमन्यु भाई ने सिर्फ तुम्हारा साथ दिया है। निमिषा, क्या तुमने मेरी बात पर गौर किया? आदित्य ने निमिषा के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। निमिषा ने हाथ पर से हाथ हटा दिया और बोली। दोस्ती है तो फिलहाल दोस्ती रहो, अभी हम भी अपनी करियर की तरफ देखना चाहते हैं। आदित्य मुस्कुराकर बोला। जो हुक्म, जब आपका मन करे तब आप दोस्ती से आगे बढ़िएगा।
चलो इस बार पक्की वाली दोस्ती को सेलिब्रेट करते हैं, तुम्हारे मनपसंद पिज्जा और चॉकलेट आइसक्रीम के साथ। आदित्य निमिषा को अपने साथ एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर आ गया। दोनों एक कोने की टेबल पर बैठ गए। बगल में एक कॉलेज से कुछ लड़के आए थे। निमिषा को देखकर वो पहचान गए। उनमें से दो बदतमीजी पर उतर आए। अरे यार, ये तो वही है जिसके साथ 3 लोगों ने। दूसरा बोला, हाँ यार, अब है भी तो इतनी सुंदर कि उनकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी। निमिषा का चेहरा लाल पड़ता जा रहा था और आदित्य की मुट्ठियां भिज रही थी। उसके चेहरे पर खूंखारपन आने लगा। वो एकदम से उठा, पर निमिषा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं आदित्य, चलो यहाँ से चलते हैं। निमिषा को खड़े देखकर फिर उनमें से किसी ने फप्ती कसी। अरे उठ क्यों गई रानी, थोड़ा हमें भी तो तसल्ली से देख लेने दो। अब आदित्य के सब्र का बांध टूट गया। उसने दोनों हाथों से उन दोनों की गर्दन पकड़ी और रेस्टोरेंट के बाहर घसीटते ले आया। पीछे से उसके दोस्त भी आ गए। ए छोड़ उन्हें। वो आदित्य को पकड़कर छुड़ाने की कोशिश करने लगे, पर आदित्य की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो टस से मस भी न हुई। अचानक आदित्य ने उनको जमीन पर पटक दिया और लातों से मारने लगा। उनमें से कोई किसी को फोन मिलाने लगा। निमिषा ये सब देखकर बहुत घबरा गई थी। वो आदित्य के पीछे छुप गई और आदित्य की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। उसकी हालत देखकर आदित्य और बौखला गया। वो और भी बुरी तरह से उन लड़कों को मारने लगा। तभी सायरन बजाती पुलिस की गाड़ी आ थमकी। उनमें से एक सब इंस्पेक्टर निकलकर बड़ी रोबदार आवाज में गाली बकते चिल्लाया, कौन साला मेरे इलाके में गुंडई दिखा रहा। उसकी आवाज सुनकर सब सहम गए। अभी तक रेस्टोरेंट के मालिक से लेकर पूरा स्टाफ और कस्टमर सब बाहर आ गए थे, पर आदित्य का पागलपन देखकर सब दूर ही खड़े थे। इंस्पेक्टर की दहाड़ सुनकर भी आदित्य के हाथ पैर नहीं रुके। तब इंस्पेक्टर ने इशारा किया तो 2 कांस्टेबल आदित्य को पकड़ने लगे, पर आदित्य ने एक धक्के से उन्हें भी गिरा दिया। तभी निमिषा की पीछे से डरी हुई आवाज आई, रुक जाओ आदित्य प्लीज, वो मर जाएंगे। निमिषा की आवाज सुनकर आदित्य के हाथ रुक गए। उसने पीठ पर चिपकी निमिषा को हाथ पकड़कर अपने आगे किया और उन लड़कों को कॉलर से पकड़कर उसके सामने खड़ा कर दिया और बोला, मेशु, इनके इतनी जोर से थप्पड़ मार कि उसकी आवाज सबको सुनाई दे। निमिषा थर थर कांप रही थी, पर उन लड़कों को देखते ही उसे गज्जू, नयन और परम का चेहरा नजर आने लगा। उसकी आंखें लाल होने लगी और चेहरा सख्त हो गया। अचानक उसने हाथ उठाया और तड़ाक, थप्पड़ की गूंज चारों ओर गूंज उठी और वो लड़का जो पहले से ही अर्ध बेहोशी में था, लहरा कर गिर गया। तभी निमिषा का हाथ उठा और दूसरे थप्पड़ की आवाज गूंजी और दूसरा भी जमीन पर धराशायी हो गया। अब तक बहुचक्के से खड़े इंस्पेक्टर को जैसे होश आया। उसने आदित्य की कॉलर पकड़ ली। साले कहाँ से आया तू? जानते भी हो ये दोनों मेरे भतीजे हैं। अब तक उनके दोस्त उन्हें पानी के छींटे डालकर होश में लाने की कोशिश करने लगे। आदित्य का झन्नाडेदार थप्पड़ उस सब इंस्पेक्टर के गाल पर पड़ा और आदित्य उसे गुस्से में बोला, ये थप्पड़ तुझे मैंने तेरे भतीजों के लिए नहीं, तेरे लिए मारा है। ये जो आज इनकी हरकतें हैं वो तेरी वजह से हैं। पहले तो वह इंस्पेक्टर लड़खड़ा गया, फिर इधर उधर देखकर और अपनी बेइज्जती महसूस कर चिल्लाकर बोला, ऑन ड्यूटी अफसर पर हाथ डालने का मतलब भी समझते हो? अभी तुझे कुत्ते की तरह घसीट कर ले जाऊंगा और ऐसी ऐसी धाराओं में अंदर करूंगा कि सालों तक जेल की हवा खाएगा। आदित्य मुस्कुराने लगा, फिर उसकी कॉलर छाड़ते हुए उसके गाल पर थपकी दी और बोला, बच्चे कल डीएसपी ऑफिस आ जाना और अपना सस्पेंशन लेटर कलेक्ट कर लेना। साले तुम हो कौन, मुझे धमकी देने वाले? वो फिर चीखा। उसकी इज्जत की धज्जियां जो उड़ रही थी। आदित्य ने अपना आईडी कार्ड बड़े ही एटीट्यूड से निकाला और उसके सामने कर दिया, जिस पर एसपी आदित्य ठाकुर बेंगलोर सिटी लिखा हुआ था। कार्ड देखकर उसकी हवा सरक गई। पहले तो उसने जोरदार सैल्यूट किया, फिर मिमियाने लगा, सर सॉरी, मुझे पता नहीं था सर, प्लीज माफ कर दीजिए। अरे चलो भागो यहाँ से सब। तब तक वो लड़के भी होश में आ चुके थे। वो इंस्पेक्टर खुद उनके बाल पकड़कर चांटा जड़ते हुए बोला, चल सर से माफी मांग और सिस्टर से भी, वरना अभी के अभी भाई साहब से तेरी शिकायत कर दूंगा, फिर वो लेंगे तेरी अच्छे से खबर। वो लड़के घबरा कर निमिषा के पैरों में गिर पड़े। सोनी दीदी, अब आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे।
आदित्य ने निमिषा की बाह पकड़ी और रेस्टोरेंट के अंदर ले गया। बाकी कस्टमर तो पुलिस का लफड़ा देखकर पहले ही भाग गए थे। वो इंस्पेक्टर एक तरह से आदित्य के पैरों पर गिरता पड़ता पीछे भागा। आदित्य ने रेस्टोरेंट मालिक को इशारे से कहा कि उसे अंदर मत आने दो। मालिक ने तुरंत ही वेटर्स को इशारा किया और तुरंत दरवाजा बंद हो गया। साहब आप? रेस्टोरेंट के मालिक ने डरते डरते पूछा। आदित्य अब सामान्य था, हंसते हुए बोला, मैं जनता का सेवक, और हाँ, कल से आपके रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरे ऑन रहने चाहिए, और अगर कोई भी ऐसी हरकत करते दिखाई दे तो आप तुरंत डीएसपी ऑफिस डायल करेंगे, और यदि आप देखकर भी अनदेखी करेंगे तो आपके रेस्टोरेंट का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, समझे? जी जरूर। अब यार कुछ खिलाओगे कि नहीं? निमिषा अभी भी सिर झुकाए थी। वो बोली, आदित्य चलो यहाँ से चलते हैं। नहीं निमिषा, ऐसे भागोगी तो भागती रहोगी। ये दुनिया ऐसी ही है, जो कमजोर होता है उसे और कमजोर करती है, उसी को गलत ठहराती है। हम लोग खाने आए थे और खाकर ही जाएंगे। फिर आदित्य खाने का ऑर्डर देने लगा और निमिषा उसके चेहरे की ओर देखती रही। उधर अभिमन्यु के घर अभिमन्यु अपने कमरे में 3 पैक के बाद भी पैक पर पैक चढ़ाकर बेड पर बेसुध लेटा था। रात 9 बज चुके थे। निमिषा ने दादी को बता दिया था कि वो आदित्य के साथ घर वापसी करेगी। इधर विहान ने निमिषा आदित्य के साथ है बताने के लिए कई बार अभिमन्यु को फोन किया, पर अभिमन्यु ने कोई जवाब नहीं दिया। मैसेज का भी उत्तर नहीं मिला। विहान का माथा ठनका। ऐसा कभी नहीं होता था कि निमिषा के बारे में की गई कोई भी बात का अभिमन्यु उत्तर न दे। उसने अभिमन्यु के बाद परिणीता को कई बार फोन किया, पर परिणीता भी खिड़की के बाहर आकाश की ओर देखकर खो गई थी। उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। अब विहान की पेशानी पर बल पड़ गए। उसके लिए सबसे पहले और सबसे ऊपर सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु था। जैसे ही मिताली का खाना खत्म हुआ, वो भी उठकर खड़ा हो गया। मिताली तो सोच रही थी कि विहान अभी और टाइम उसके साथ स्पेंड करेगा, पर कहे क्या? अभी रुकते हैं ना थोड़ा सा? वो झिझकते हुए बोली। नहीं, चलते हैं, 8 बज गए, घर में गेस्ट आए हुए हैं, उनके साथ डिनर करना है, वरना मम्मी फिर चप्पल फेंकेंगी। मिताली ने पूछा। अच्छा, कौन आया है? अरे वो मम्मी की फ्रेंड है ना, किरण मौसी, उनकी बेटी दिव्या। विहान ने बेतकल्लुफी से कह दिया। मिताली एक झटके में उठकर खड़ी हो गई। क्या तुम उसके पीछे मुझे इग्नोर कर रहे हो? कितनी बड़ी है, कैसी है, मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? कहीं तुम्हें से तो मिलने नहीं आई? सच सच बताओ। विहान ने गंभीर होकर कहा। नहीं मेरी माँ, सचमुच में मम्मी का ऑर्डर है। और क्यों? अगर मुझसे ही मिलने आई हो तो जलन हो रही है? हाँ तो है, तो बेहद खूबसूरत और स्मार्ट भी। मिताली मुंह बनाकर बोली। हैं, मुझसे सुंदर, स्मार्ट? मिताली अपने आप को देखने लगी, फिर मोबाइल की स्क्रीन में अपना चेहरा देखने लगी। विहान उसको छेड़कर मन ही मन हंस रहा था। चलो, मैं सब समझती हूँ तुम जैसों को। मिताली गुर्राई। ए मिस्टर, अगर मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश की या मुझे चीट किया तो? हाँ तो? विहान हंसा। तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। मिताली अपने दोनों हाथों को विहान के गले की तरफ बढ़ाकर बोली। विहान ने उसके हाथों को खींच के अपने साथ सटा लिया। नहीं मेरी चुईया, तुम तो सबसे सुंदर हो, और हम भोलेनाथ के दरबार से आते हैं। हम किसी को धोखा नहीं दे सकते, भले ही हमें उनकी तरह कड़वे घूंट ही क्यों न पीने पड़े। मिताली की आंखें नम हो गई। पहली बार उसका दिल धड़का था किसी के लिए। विहान बोला, अब चले? मिताली ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और आगे बढ़ गई। लौटते समय मिताली खुद ही विहान के कंधे पकड़ी थी और गड्ढे आने पर पीठ से चिपक जाती। कभी आगे कंधे पर सर रखकर उसके गाल से अपने चेहरे को सटा देती और विहान सिहरन से मुस्कुरा देता। सोसाइटी के गेट पर उतरते हुए मिताली ने उसे फिर से हक कर लिया। अब इतना भी प्यार ना जताइयो मेरी जान कि मैं हद से गुजर जाऊं। विहान ने शरारत से उसे कमर से पकड़कर घसीट लिया और उसके होंठों की तरफ बढ़ने लगा। मिताली के हाथ उसके सीने पर आ गए। तभी मिताली ने विहान को जोर से धक्का दिया और खिलखिला उठी। हम भी कानपुरिया हैं बनारसी बाबू, ये वो गुड़ नहीं जो चीटी खाए, और बाइक करते अंदर भाग गई। विहान भी बाइक मोड़कर तुरंत अभिमन्यु के घर की ओर चल दिया। उधर रेस्टोरेंट में निमिषा चुपचाप पिज्जा खा रही थी। आदित्य ने वहीं बैठे बैठे एसपी ऑफिस में फोन किया और आदेश दिया कि शहर में जितने भी रेस्टोरेंट, पिकनिक स्पॉट, मॉल या किसी भी
सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, वो भी 24 घंटे खुले रहें। एक अलग से सार्वजनिक टेलीफोन रखा जाए जिससे एसपी ऑफिस में कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कॉल करके हेल्प मांग सके, और ये सब 1 हफ्ते में हो जाना चाहिए। रेस्टोरेंट का मालिक खुले मुंह से आदित्य को देखे जा रहा था। खाने के बाद दोनों बाहर आकर कार में बैठ गए। आदित्य बोला, मीशू कुछ तो बोलो। निमिषा पहले तो खामोश रही, फिर उसकी बड़ी बड़ी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। ए मीशू! आदित्य ने साइड में कार रोक दी। उसके गालों पर बहते आंसू पोंछते हुए उसकी भी आंखें नम हो गई। क्यों परेशान हो? मैं हूं ना, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। और प्लीज आज की घटना भाई को मत बताना। आज वो पहली बार भाभी जी के साथ गए हैं, बेकार में परेशान होंगे। मैं सब हैंडल कर लूंगा। अब उन्हें थोड़ी सी खुशी एंजॉय करने देते हैं जिसके वो हकदार हैं। निमिषा ने आदित्य का हाथ थाम लिया। तुमने मुझसे कुछ पूछा था ना? देख लो, मेरे साथ तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। किस किस से लड़ोगे मेरे लिए? भाई ने मेरी वजह से बहुत सहा है। अब क्या तुम्हें भी मैं वही जिल्लत दूं जो भाई ने चली है? नहीं, मेरे साथ कोई कभी खुश नहीं रह पाएगा। सच में हम यहाँ से चले ही जाएंगे, तभी सब खुश रह पाएंगे। निमिषा बुरी तरह रोने लगी। आदित्य ने डरते डरते उसे अपने साथ थोड़ा सा सटाया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया और नम आंखों से बोला, मैं पूरी दुनिया से लड़ूंगा तुम्हारे लिए, और ये सब बदल कर रहेगा मीशू। मेरा भरोसा करो, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती। तुम बस अपनी हिम्मत मत हारो और डटकर सामना करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। निमिषा आदित्य की आंखों में झांकने लगी, जहां सिर्फ सच्चाई नजर आ रही थी। सच ही तो कह रहा था आदित्य। भाई ने बचपन से ही प्रौढ़ तक की चादर ओढ़ ली थी। 15 से कब वो 25 के हो गए पता ही नहीं चला। दादी दादू का बिजनेस, निमिषा की पूरी जिम्मेदारी, यहाँ तक कि दादी के रहते हुए भी खुद उसे स्कूल के लिए तैयार करना, वाटर बोतल भरकर उसके बैग में रखना, उसका सारा होमवर्क करना, और रात को उसको सुलाकर जब सोना। निमिषा की आंखें भीग गईं। जब वो भी बड़ी हो गई और पढ़ाई पूरी करके अभिमन्यु का हाथ बटाती, तब उसके साथ ये सब हो गया और भाई फिर से उसके पिता बन गए। अब जब उनकी जिंदगी में परिणीता रूपी खुशियां आई हैं, तो वो उसमें विघ्न नहीं आने दे सकती। निमिषा सोचने लगी, कैसे वो अपने को खुश सिखाकर भाई को खुश रख सके। एक ही तरीका है। निमिषा ने एक पल सोचा, फिर एकदम से आदित्य का हाथ पकड़ लिया। आदित्य, हम अपने भाई को खुश देखना चाहते हैं, और वो तब तक खुश नहीं होंगे जब तक उन्हें ये नहीं लगेगा कि मैं खुश हूं। क्या तुम मुझे मेरे भाई को खुशियां देने में मेरी हेल्प करोगे? आदित्य बोला, हाँ, बताओ क्या करना है मुझे। निमिषा बोली, क्या तुम मुझसे दिखावे की शादी कर सकते हो? क्योंकि तुम्हें पत्नी का सुख कभी दे पाऊंगी या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर हमारे इस ऐलान से मेरे भाई बहुत खुश होंगे और वो भी अपने जीवन में मेरी चिंता छोड़कर आगे बढ़ सकेंगे। एक पल को आदित्य स्टेचू बन गया। ये क्या कह रही थी निमिषा? पर अगले ही पल उसने कसकर निमिषा का हाथ पकड़ लिया। हाँ, मैं राजी हूँ। भाई की खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगा, पर दिखावे की शादी सिर्फ तुम्हारे लिए होगी। मैं सचमुच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और ये शादी मेरे लिए शांत जन्मों का बंधन होगी। मुझे पत्नी के रूप में तुम्हारा साथ चाहिए, ना कि तुम्हारा शरीर। निमिषा ने हाथ छुड़ाकर कहा, देर हो रही है आदित्य, घर चलते हैं। दोनों घर की तरफ चल दिए। विहान अभिमन्यु के घर पहुंच गया था। वो तेजी से घर में घुसा। सामने दादी पड़ गई। उसने पैर छूकर ऊपर देखा। दादी बोली, हाँ, ऊपर ही है, जब से आया है कह रहा था थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ, कोई डिस्टर्ब ना करे। और देखो 9 बज रहे हैं, अभी तक भी नहीं उतरा। दादू तो खाना खाकर लेटने में चले गए। ओके स्वीट हार्ट, विहान ने उनके गाल खींचे, हम देखते हैं। दादी ने उसको झटक दिया। दादी हूँ तुम्हारी, कोई जीएफ नहीं जो हर समय गाल खींचते हो। विहान हैरानी से बोला, है? आपको जीएफ पता भी है किसे कहते हैं? हाँ और नहीं तो क्या, अब बूढ़े हो गए हैं तो क्या जीएफ बीएफ नहीं पता? फिर दादी ने एटीट्यूड दिखाया, जो हम और तुम्हारे दादू हैं। फिर शर्मा गई। अरे वाह! विहान ने दोबारा से उनके गाल पर किस कर लिया।
मेरी जानी जिगर तो बहुत स्मार्ट है और ऊपर भाग गया और दादी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अभिमन्यु का कमरा अंदर से बंद था पर विहान के पास हमेशा ही उसकी दूसरी चाबी होती थी। उसने कमरा खोला और अंदर आ गया। फर्श पर खाली गिलास अपनी कहानी कह रहे थे। वहीं अभिमन्यु बेड पर आड़े तिरछे पड़ा था। क्या हुआ इसे? अकेले तो अभिमन्यु कभी इतनी ड्रिंक नहीं करता। उसने अभिमन्यु को हिलाना शुरू किया पर अभिमन्यु जैसे होश में ही नहीं था। आखिर विहान खींच गया। बाथरूम में जाकर जग में पानी ले आया और अभिमन्यु के सर पर डाल दिया। पानी पड़ते ही अभिमन्यु उठ बैठा। सर से पानी छिड़कते सामने बैठे विहान को बुरी तरह घूरा। अब इस तरह मत देखो यार, वरना प्यार हो जाएगा। अभिमन्यु गुस्से में उठकर उसके पास आने लगा, तभी लड़खड़ा गया। विहान ने फट से उसे संभाल लिया। अब विहान परेशान हो गया। क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है? अभिमन्यु बोला। हाँ निमिषा। तभी उसे निमिषा का ख्याल आया। निमिषा घर आ गई। ओह शिट! वो नीचे जाने लगा तो विहान ने उसे रोक लिया। हाँ भाई, निमिषा सही सलामत है और आदित्य के साथ आएगी। आदित्य ने उसे ऑफिस से पिक कर लिया था। यही बताने के लिए तो मैंने तुम्हें कितने फोन और मैसेज करे, लेकिन भाई साहब तो यहाँ काम गलत कर रहे थे। क्या हुआ, पहली डेट में ही लड़ाई हो गई? आदत डाल लो, अब आगे यही होने वाला है। अभिमन्यु बोला। नहीं, लड़ाई नहीं हुई। कोई बात होती तो लड़ाई होती ना। वो बिना बोले चली गई। अभिमन्यु की आवाज में बेहद तकलीफ थी। विहान अब टेंशन में आ गया। ऐसा क्या हो गया? देख यार, पहले अब मत पूछा, मेरा दिल घबरा रहा है। मैंने उसे सब सच बता दिया पिया के बारे में। विहान झल्ला पड़ा। आखिर क्यों? तू अपने लिए मिलती हुई खुशी को भी हमेशा ठोकर क्यों मार देता है? नहीं विहान, धोखे में रखकर मैं कोई भी रिश्ता आगे बढ़ाना नहीं चाहता। मुझे टुकड़े में नहीं, पूरी खुशी चाहिए। बहुत खोया है मैंने। झूठ बोलकर मैं परिणीता को नहीं खोने दे सकता। अभिमन्यु की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है। विहान भी भावुक हो गया। उसने कसकर अभिमन्यु को गले से लगा लिया और पूछा, क्या कहा उन्होंने? अभिमन्यु की आंखों से आंसू बहने लगे। यही तो, उसने कुछ भी नहीं कहा, बिन बोले ही चली गई। विहान ने और कस लिया। नहीं भाई, वो बहुत समझदार है और तुमसे प्यार भी बहुत करती है। बस उसे थोड़ा वक्त चाहिए। कोई भी लड़की शादी के साथ ही किसी बच्चे की कल्पना भी नहीं कर सकती। देखना, वह जरूर तुम्हारी बात समझेगी। अभिमन्यु बोला। हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, मुझे थोड़ा वक्त देना चाहिए। अच्छा, तुम दादू और परिणीता की टिकट करा दो कमिंग संडे की, नहीं तो वो 100 सवाल पूछेंगे। विहान बोला। ठीक है, अब जरा चेहरा ठीक करके नीचे चले, दादी परेशान हो रही है। हाँ बस मैं आया, कहकर अभिमन्यु वॉशरूम में घुस गया। कुछ देर बाद ही नीचे दोनों दादी के साथ हंस हंस कर डिनर कर रहे थे। परिणीता खिड़की के पास उदास सी खड़ी ऊपर आसमान में एकटक देख रही थी, जहां असंख्य तारे चंद्रमा के साथ मिलकर शोभा बिखेर रहे थे। पीछे से मिताली ने आकर उसे टाइट हग कर लिया। आज वो बेहद खुश थी। परिणीता ने उसे इतना खुश देखा तो तुरंत अपने चेहरे को सामान्य बना लिया और पीछे मुड़कर उसे देखकर मुस्कुरा दी और बोली, क्या हुआ बहना? मिताली परिणीता को लेकर फिल्मी स्टाइल में घुमाने लगी और खुश होकर बोली, आई एम इन लव बहना। परिणीता उसकी टांग खींचते हुए बोली, अच्छा, यानी तूने मेरे भोले भाले देवर को फंसा ही लिया। मिताली ने हमेशा परिणीता को संभाला था। आज परिणीता नहीं चाहती थी कि उसकी उलझनों में मिताली अपनी खुशी एंजॉय ना करे। मिताली मुंह बनाकर बोली, भोला भाला ऊंट है ऊंट, लेकिन जैसा भी है मुझे पसंद है। कितना मजा आएगा जब तुम और जीजू लड़ोगे तो मैं विहान से जीजू की शिकायत करूंगी, और जब मैं और विहान लड़ेंगे तब तुम अभिमन्यु से विहान की शिकायत करोगी। आखिर हम एक टीम में जो है ना बहना? परिणीता फीकी हंसी हंसकर बोली। हाँ और नहीं तो क्या, हम लोग हमेशा एक टीम में रहेंगे। मिताली ने पूछा। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? परिणीता चाहकर भी अपनी उदासी छिपा नहीं पा रही थी। मिताली ने छेड़ा। अच्छा ये बता, जीजू ने क्या क्या मजे कराए? कुछ किस्सी मिस्सी हग्गा बग्गा किया, ये ऐसे ही खाली लौट आए? परिणीता बोली, सब ठीक है, बस आज थकान ज्यादा हो गई। चल कुछ खाते हैं फिर सोएंगे,
कल सुबह ऑफिस में जाना है। परिणीता ने मिताली से अलग होते हुए कहा। अरे, तू ऑफिस की चिंता कर रही है? अरे भाई, तेरी ही तो पूरी एम्पायर है। चिंता तो हम जैसे मजदूरों को करनी चाहिए। आप तो मालिक लोगों की गिनती में हो। मिताली हाथ जोड़कर नौटंकी करने लगी। परिणीता ने उसके कानों में थे। चल नौटंकी कहेंगी, मुझे कुछ खिला, सच में भूख लग रही है। मिताली चौंक कर बोली। क्या? सच्ची में जीजू ने कुछ खिलाया भी नहीं और कुछ किया भी नहीं? हाय मेरे कंजूस जीजा जी, प्यार के मामले में भी कंजूस और खिलाने में भी। चल बैठ, मैं अभी कुछ बना कर लाती हूँ तेरे लिए। 10 मिनट बाद ही मिताली चटपटी मैगी और 2 कप कॉफी बनाकर ले आई। मैगी दोनों की ही फेवरेट थी। खा पी कर दोनों रूम में आ गई। कमरे दोनों के अलग अलग थे, पर नया घर होने से दोनों साथ में ही सोती थी। बिस्तर पर आकर मिताली ने परिणीता को फिर से हक कर लिया। क्या बात है, मुझसे नहीं बताओगी? तुम्हारे अंदर की उदासी मुझे दिख रही है परिणीता। हम दोनों बचपन से साथ हैं। हमने आज तक कभी कुछ नहीं छिपाया। जरूर कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। आखिर बताओ भी। परिणीता भी दिल पर बोझ सह नहीं पा रही थी। वो बहुत कंफ्यूज थी और ये बात वो और किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी। और फिर जब अभिमन्यु के दोस्त विहान को पता है तो मिताली को क्यों नहीं? उसने मिताली की ओर देखा, फिर ठंडी सांस ली, आंखें बंद की और हिम्मत जुटाकर आंखें खोल दी। बताऊंगी, पर पहले वादा करो तुम ये बात किसी से नहीं कहोगी, यहाँ तक विहान से भी नहीं, वरना मेरा मरा मुंह देखोगी। मिताली उससे लिपट गई। परिणीता, क्या अनाप शनाप बक रही है? आज तक हम दोनों की सीक्रेट्स कभी तीसरे को पता चले हैं? परिणीता बोली। तब बात और थी मिताली, अब ये बात हमारी लाइफ से जुड़ने वाली है। मिताली असमंजस से बोली। अरे बाबा, चल अच्छा ठीक है, चल मैं तेरी कसम खाती हूँ, मरते मरते मर जाऊंगी, पर तेरी बात मेरे मुंह तक कभी नहीं आएगी। परिणीता ने उसके हाथों को थाम लिया और फिर आज की सारी बातें बताने लगी। उधर आदित्य निमिषा को घर तक छोड़ने आया। अभिमन्यु, विहान और दादी तीनों अभी बैठे बात कर ही रहे थे। विहान का घर जाने का वैसे भी मन नहीं था। उसे दिव्या बहुत इरिटेटिंग लगती थी, जबकि दिव्या शाम से 10 फोन कर चुकी थी। विहान ने आखिर में कह ही दिया कि आज ऑफिस में बहुत काम है, वो अभिमन्यु के घर पर रहकर काम पूरा करेंगे। मम्मी के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन दिव्या पैर पटक कर अकेले ही कैब से घूमने चली गई। आदित्य और निमिषा को साथ देखकर अभिमन्यु खुश हो गया। दादी ने डिनर के लिए पूछा तो खाकर आए हैं, दोनों ने कहा। विहान ने किचन में जाकर 4 स्पेशल अदरक वाली चाय बोल दी। दादी उठते हुए बोली, अब तुम लोग बातें करो, हम सोने जाते हैं। चाय पीते पीते निमेषा ने अचानक ही अभिमन्यु की ओर देखा। भाई, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अभिमन्यु ने उसे देखकर बोला। हाँ तो बोलना, तुझे कब से इजाजत लेनी पड़ गई मुझसे बात करने के लिए? वो भाई, आप उस दिन कुछ कहना चाहते थे, पर मैं समझकर भी अनजान बन गई थी। अब मुझे लगा कि आप सही कह रहे थे। आदित्य से ज्यादा मुझे कोई नहीं समझ सकता। मुझे आदित्य पसंद है। अभिमन्यु और विहान उछल कर खड़े हो गए। क्या सच में? सच में ये तू बोल रही है? कोई प्रेशर तो नहीं ले रही है ना? देख, सच्चे से बता बच्चे। नहीं भाई। निमेषा अभिमन्यु से लिपट गई। मैं खुश हूं कि आदित्य के रूप में मुझे एक सच्चा दोस्त और साथी मिला है। हे भगवान, अभिमन्यु ने आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़ दिए। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ। सुना विहान, अपनी गुड्डी अब बड़ी हो गई। सचमुच में गुड्डी, तुम आदित्य के साथ बहुत खुश रहोगी। मुझे पता है आदित्य से अच्छा और सच्चा जीवन साथी तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। विहान भी भावुक हो गया। आदित्य और निमिषा को हक करके बोला, तुम दोनों हमेशा खुश रहना। आदित्य, जो हमेशा अभिमन्यु और विहान के सामने चुप रहता था, आज दोनों के ही सम्मुख हाथ जोड़कर बोला, भाई लोगों, मैं वादा करता हूँ, मीशू की आंखें कभी गीली नहीं होने दूंगा। हमेशा इसके सामने ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। कोई भी मुसीबत पहले मुझसे टकराएगी। अभिमन्यु ने आदित्य के सर पर बच्चों की तरह चपत जमाई। ठीक है ठीक है, कल दादू से बात करूंगा। किसी भी एप्लीकेशन को अप्रूवल वहीं से मिलती है। फिर विहान बोला, अब घर जाओ, आंटी इंतजार कर रही होंगी। आदित्य बोला, जी भाई, गुड नाइट। आदित्य चला गया। अभिमन्यु और विहान निमिषा को छेड़ने लगे। बहनाओ बहना, तेरी डोली में सजाऊंगा। निमिषा दोनों से बचकर ऊपर भाग गई।
पियक्कड़ भाइयों, होश में आ जाओ और सो जाओ, वरना दादू तुम्हारी डोली सजा देंगे। अंदर जाकर निमेश ने दरवाजा बंद कर लिया। सॉरी भाई, मैंने आपसे झूठ बोला। हाँ, आदित्य अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा है और सच में मुझे खुश भी बहुत रखेगा। लेकिन भाई, मैं उसके काबिल नहीं। मैं गंदी हूँ, बहुत गंदी, और अपनी गंदगी उस जैसे पवित्र शख्स पर थोप नहीं सकती। एक बार आप और परिणीता शादी के बंधन में बंध जाए, फिर मैं आदित्य से माफी मांगकर उससे दूर हो जाऊंगी। ये कहकर निमिषा फूट फूट कर अपनी बेबसी पर रो पड़ी। उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था और आंसू थे जो लगातार बह रहे थे। आखिर उसकी किस्मत उसकी और कितनी आजमाइश लेगी। कितना खूबसूरत और गहरा रिश्ता है दोनों भाई बहन का। दोनों एक दूसरे की खुशी के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। उधर मिताली मुंह खोले परिणीता की बात सुन रही थी। पिया के बारे में उसकी आंखों में आंसू थे। परिणीता तो रो ही रही थी। अचानक ही मिताली ने परिणीता को कसकर गले से लगा लिया। चुप हो जा बहना, हम क्या करें समझ ही नहीं आ रहा। अभिमन्यु को छोड़कर हम जी नहीं पाएंगे और पिया की जिम्मेदारी हम ईमानदारी से उठा पाएंगे या नहीं ये भी नहीं पता। परिणीता सुबकने लगी। मिताली की आंखें भी बरस ही रही थी। उसने परिणीता को उठाकर बेड पर बैठा दिया, अपने हाथों से उसके आंसू साफ करने लगी। आगे क्या होगा? क्या परिणीता पिया की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो जाएगी? क्या होगा अगर पिया की सच्चाई सबके सामने आ गई तो? क्या कोई और खतरा आगे आने वाला है? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।